इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करना या कोई भी पर्सनालिटी फीचर जो थोड़ा डिफॉर्म हो उसको ठीक करना, ये इतना सिंपल मामला नहीं होता और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन आप बिल्कुल परफेक्ट एक स्टेट हासिल करने में अगर कामयाब नहीं होते तो एटलीस्ट आप बहुत सारा इम्प्रूव जरूर कर जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी की टिप्स और सॉल्यूशन पैटर्न्स। सबसे पहले जो है मैं बात करूंगा माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप जहनी तौर पे उस वक्त अलर्ट हो जाएं जब आप इमोशनल एक स्टेट में दाखिल होते हैं। यानी आपका जहन जो है वो याद कराए आपको कि आपने 3 सवाल अपने आप से करने हैं। इसको माइंडफुलनेस कहेंगे। यानी अपने जहन को फौरी तौर पे तैयार रखें कि जब भी आप इमोशनल स्टेट में आए तो ये 3 सवाल अपने आप से करें। ये 3 सवाल जब आप अपने आप से करेंगे, ये बेसिकली आपके ब्रेन हैबिट डेवलप करने की बात है। और जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो फटाफट आपका ब्रेन निकाल के ये 3 सवाल आपके सामने लाए। और वो 3 सवाल क्या हैं? व्हाट इज हैपनिंग, कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब आप ये सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है तो जरूर आप मूव करेंगे रियलाइजेशन की तरफ और आप एक तरह से हम्प देंगे इमोशनल स्टेट को, एक तरह से बीच में बैरियर लगाएंगे अपने इमोशनल स्टेट को। दूसरा सवाल करें कि व्हाट आर यू डूइंग, कि आप ये क्या कर रहे हैं। अपने आप से ये सवाल पूछें कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये आप क्या कर रहे हैं। ये भी आपको सोचने की दावत देगा और नतीजतन फिर आपके सामने एक बैरियर रखेगा। इसके बाद तीसरा जो सवाल है वो ये है कि वेयर यू आर, कि आप अब कहाँ पे हैं और ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ये 3 सवाल आपको बेसिकली आपकी जो इमोशनल स्टेट क्रिएट हो चुकी है उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए और उसको समझने के लिए हैं। और जब आप इन 3 सवालों की एक हैबिट डेवलप कर लेंगे तो यकीनन आपके इमोशंस जो है वो उस स्टेट में नहीं होंगे जो है अगर आप ये सवाल ना करें तो उस वक्त हो सकते हैं। फिर मैं कहूंगा कि इमोशंस का हरगिज मतलब गुस्सा ही नहीं है। बाज दफा आप एक फियर की बहुत खतरनाक स्टेट में होते हैं। आपने देखा होगा कि फियर की एक अगली जो स्टेज होती है वो इम्पल्सिवनेस में जब एक इंसान दाखिल हो जाता है। तो यहाँ तक भी देखने में मिले हैं कि अगर उन्हें अर्थक्वेक का एक अंदाजा हो जाए कि आ रहा है और वो कोई दूसरी तीसरी मंजिल पे मौजूद है तो शायद वो सीढ़ियों को भूल जाएं और डायरेक्ट जंप लगाने की कोशिश करें। तो फियर ये भी एक इमोशनल स्टेट है और इसमें भी अगर आप ये 3 सवाल अपने आप से करते हैं तो कम से कम उस इमोशनल एक स्टेट जो खतरनाक हो सकती है उससे आप अवॉइड कर सकते हैं। 9/11 के वाक़े में जो बहुत सारी हलाकतें हुई थी वो टावर पे से जंप लगाने से हुई थी। मतलब ये कि टावर से जंप अगर आप सोच के देखें कि बहुत 100 फीट से जब आप जंप लगाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जिंदा बचेगा। लेकिन आप देखें कि उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं सोचा और एक फियर की जो स्टेट थी, इमोशनल स्टेट थी, उसमें आप देखें कि सैकड़ों लोगों को, शायद हजारों लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया। आपको एक ब्रेन कमांड डेवलप करने की जरूरत है और उसमें जो है फिर आपको ये ख्याल आएगा जब ये 3 सवाल आप करते हैं और ये ब्रेन कमांड जब आप डेवलप करेंगे तो फिर एक सोल्यूशन आपके सामने आएगा। व्हाट इज सुटेबल टू डू, कि जब आप ये 3 सवाल करते हैं तो आपको एक टाइम थोड़ा सा मिल जाता है कि मुझे अभी क्या करना है। तो आपके अंदर एक रियलाइजेशन आएगी तो फिर सही चीज इस वक्त करने की क्या है। आपने देखा होगा कि कुछ एक अच्छी हैबिट यूरोप में ये डेवलप है, हमारे यहाँ भी शायद ऐसा कोई करे, कि जब कपल की लड़ाई की आवाजें घर से आ रही हों तो जाके उनके घर की बेल बजा दें या दरवाजे को नॉक कर दें। इससे ये है कि वो जो एक इमोशनल स्टेट दोनों के ब्रेन्स में मौजूद होती है वो वक्ती तौर पे थोड़ा बैरियर उसके अंदर आ जाता है और वो फिर एटलीस्ट कोई थोड़ा सा रियलाइज करते हैं। और ये बिल्कुल वही तरीका है कि ब्रेन कमांड अगर आप अपने अंदर एक पैदा कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल सिचुएशंस
कि जब आप एक इमोशनल स्टेट में आया चाहते हैं तो उस वक्त जब ये ब्रेन कमांड डेवलप हो जाएगी तो वो अल्टीमेटली और ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर आएगी और आपसे आपके ब्रेन को नॉक करेगी कि इस वक्त सही चीज जो है वो करने वाली क्या है। एक तरह से मोमेंट को ब्रेक करना है। वो जो मोमेंट होता है खुदा न खास्ता इमोशनल स्टेट वो स्टेट होती है कि जिसमें एक तरह से आपकी जो रैशनैलिटी है उसके ऊपर धुआं या फॉग आना शुरू हो जाता है। उस मोमेंट को ब्रेक करने की जरूरत है और ये हैबिट अगर आपका ब्रेन ये हैबिट ले ले तो उस मोमेंट से पहले, उस मोमेंट के आने से पहले जो है आप कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। एक और तरीका, एक और टिप अपनी इमोशनल स्टेट को चेंज करने की। इमोशनल में बार बार मैं ये नॉक कर रहा हूँ कि इमोशनल का हरगिज मतलब महज एंगर या गुस्सा नहीं है, बल्कि कई इसकी शक्लें, उसमें फियर भी है, उसमें हेट भी है, उसमें लव भी है, ये तमाम चीजें इसमें आती हैं। तो वो मोमेंट ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। दूसरी जो इसकी टिप है वो ये कि फौरी तौर पे आप अपनी जगह को और उस सिनारियो को, उस सिचुएशनल जो एक सीन बना हुआ है उस सीन से आप जो है फटाफट हट जाएं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक आग भड़क उठी है तो अगर जिस चीज को आग लगी है उसको आप उठा के एक साइड पे कर दें तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। तो यहाँ पे भी यही मामला है कि जो इमोशनल स्टेट आपके अंदर पैदा हो रही है और ये क्रिटिकल हो सकती है, तो अगर आप अपने आप को वहां से हटा लें, उस सीन से हटा लें, तो काफी इम्कान इस बात का मौजूद है कि आप उस मोमेंट को ब्रेक कर लेंगे और जो है आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये तमाम टिप्स जो हैं ये महज एक वाक़े के लिए नहीं है, बल्कि इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप सोचेंगे, इसको एनालाइज करेंगे तो यकीनन फिर ये आपके अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगी जो आपके अंदर एक ब्रेन कमांड पैदा कर सकते हैं उस मौके से नबर्द आजमा होने के लिए। ये कह सकते हैं एक और टिप अगर मैं आपको बताऊं कि एक मशहूर मकूला है कि अल्लाह को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानो। और हम वो अनफॉर्चुनेट लोग हैं कि अल्लाह को तो बाद में पहचानना है, सबसे पहले तो अपने आप को पहचाने। हम सारी जिंदगी अपने आप को पहचाने बगैर ही गुजार देते हैं। तो वो जो हम अल्लाह को पहचानते हैं वो फिर आप समझ जाए कि वो स्टेट जो है वो क्या होती है। असल में जो अल्लाह को पहचानने की स्टेट है वो बहुत एक अरफा मकाम है, लेकिन शायद हम उस मकाम तक जिंदगी भर नहीं पहुंचते। यहाँ पे जो टिप है वो ये है कि अपने आप का एनालिसिस करें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ और क्या डिमेरिट्स हैं, और ख़ास तौर पे ये कि मेरे इमोशंस की क्या सूरत हाल है। जब आप अपने आप को डायग्नोज करेंगे तो फिर अगला स्टेप जो होगा वो ट्रीटमेंट का होगा। ये चीज़ आपको आपके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है और उनकी लिमिट समझने में मदद देंगे और आप समझ जाएंगे कि मैं कहाँ कहाँ तक सेफ रहता हूँ और किस एरिया में जब मैं दाखिल होता हूँ तो फिर मैं इमोशनली खतरनाक हो सकता हूँ और वो मेरे लिए चीज खतरनाक हो सकती है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता वो ये है कि आप उन रूट काजेस पे सोचें कि जो आपको इमोशनल बना देते हैं। इवन आप अगर मार्केट जाते हैं और एक दुकानदार ऐसा है कि जो आपको हर दफा इमोशनली डिस्टर्ब करता है अपनी बातों, अपने स्टाइल, अपने डीलिंग स्टाइल से, तो आप कोशिश करें कि उसको समझें और उसको टैकल करने की कोशिश करें, या फिर ये कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो फिर उसको अवॉइड करें ताकि किसी भी किस्म की एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी की स्टेट जो है वो पैदा ना हो। तो इसका जो है इसका हल फिर यही है कि आप रूट काज और असल जो उसके वजूहात हैं अपने इमोशनल हो जाने की वो जरूर उन पे एनालाइज करें। और ये आपको एटलीस्ट आपके इमोशनल लिमिट्स डिफाइन कर देगी। बहुत सारे पीयर ग्रुप में, दोस्तों के उसमें मैंने ये देखा है कि बाज लोग कह नहीं पाते लेकिन इमोशनली वो अंदर से बड़े डिस्टर्ब होते हैं। बाज एक दोस्त दूसरे दोस्त को इतना तंग करता है जिसको बुलिंग हम कह सकते हैं, लेकिन वो कहने से कासिर होता है और नतीजा ये होता है कि वो उसको कुछ कह तो नहीं पाता लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि इस डिस्टरबेंस की जब इंतहा हो जाती है तो वो फिर
बस्ट आउट हो जाता है और फिर वहां पे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जब आपको अपने इमोशंस की लिमिट का पता चल जाएगा तो फिर आप या तो टैकलिंग टूल्स उसके सीखेंगे या फिर आप उन सिचुएशन से अवॉइड करना सीख लेंगे। दोनों सूरतों में आप इमोशनली स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे। इसी तरह यानी एक रूट काज की बात है। बाज दफा ऐसा होता है कि छोटी छोटी स्ट्रेस ट्रिगर्स होते हैं, यानी बाज छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो अगर गौर ना करें तो वो जारी रहती हैं, और अगर आप गौर करें तो फिर एटलीस्ट फोकस करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। उनको हम स्ट्रेस ट्रिगर्स कह सकते हैं। यानी बाज छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि जो आपके स्ट्रेस को इनिशिएट कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, शुरू करा देती हैं, और वो जब शुरू होती हैं इसे नई सिचुएशन मजीद जो है मसाइल मल्टीप्लाई या ज्यादा करते चली जाती हैं। तो अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को जरूर डिफाइन करें, देख लें कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि ये मुझे परेशान कर देती हैं, और जब आप वो सीख जाएंगे कि ये चीजें मुझे परेशान करती हैं तो फिर आप या तो उनसे निपटेंगे या फिर आप उनसे अवॉइड करेंगे। बाज़ दफा एक साइकोलॉजी में या एक ह्यूमन बिहेवियर्स में एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं लर्न हाउ टू से नो, कि आप अच्छे तरीके से ना कहना सीखें। बाज़ दफा होता ये है कि आप काम असाइनमेंट्स लेते चले जाते हैं और आपको ना करना नहीं आती। इसका नतीजा ये निकलता है कि आप स्ट्रेस में ओवरलोड हो जाते हैं। अगर आप बहुत मुनासिब टाइम पे ओवरलोड होने से पहले अगर आप अच्छे तरीके से ना करना और एक्सक्यूज करना या बड़े पोलाइट वे में उसको जवाब देना सीख लें या एक तरह से टैकल करना सीख लें तो शायद फिर आप स्ट्रेस में ओवरलोड कभी भी ना हो, और इसका नतीजा ये होगा कि आपका वो आउटबर्स्ट नहीं आएगा, वो स्टेट नहीं आएगी कि जिसमें आप फट पड़ते हैं। घरों में भी अक्सर वाइफ्स जो हैं या जो फैमिलीज होती हैं वो ओवरलोडेड होती हैं, और जब वो कुछ कह नहीं पाती तो फिर वो आउटबर्स्ट होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में ओवरलोड होने से पहले देखें कि कहीं मैं स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हो जाऊंगा, और असाइनमेंट्स उतनी ही हद तक लें कि जहां तक आपका स्ट्रेस। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्टेबलाइज योर होल सम, कि अपने आप को सारे के सारे को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। जैसे आपने देखा कि गाड़ी जो है वो गाड़ी का एक पुर्जा खराब हो जाए तो सारी की सारी गाड़ी जो है वो काम करना छोड़ देती है। अब एक पुर्जे की वैसे अगर अलग से देखा जाए तो कोई अहमियत नहीं, लेकिन वो अगर एक पुर्जा आपकी टोटल फंक्शनिंग को स्टॉप कर देता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यही एक इंसान की पर्सनैलिटी और ख़ासतौर पे बायोलॉजिकल जो उसका होलसम है उस पर जो है सादिक आती है कि आप अपने होलसम को ठीक रखें, अपना पानी का लेवल, अपना शुगर का लेवल, अपना सॉल्ट का लेवल, और जितना भी आपका होलसम है इसको ठीक रखें। उसमें आपकी नींद आ जाती है, पानी का इनटेक आ जाता है, उसमें आपकी ब्रेन हेल्थ आ जाती है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटीज जारी रखें कि आप सारी रात गेम्स, कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं तो यकीनन फिर सुबह जो है वो आपको डिस्टरबेंस होगी और जो डेली लाइफ की रूटीन है उसमें आपको खासे प्रॉब्लम्स दरपेश होंगे। तो इस लिहाज से अपने होल सम को, अपनी पूरी बॉडी को बायोलॉजिकली और जो जो इसकी ज़रूरियात हैं उस लिहाज से आप पूरा रखें। और एक तरह से ये जो आपकी होल बॉडी स्टेबिलिटी है ये आपकी लाइफ स्टेबिलिटी में आती है, और लाइफ स्टेबिलिटी जो है उसमें ये सब कुछ आता है, और इमोशनल स्टेबिलिटी उस लाइफ स्टेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पिलर है। और अगर आपकी लाइफ स्टेबिलिटी में कई जगह पे झोल हैं तो यकीनन फिर ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी असरअंदाज होगी। इसलिए अपनी वेलबींग का खास ख्याल रखें और एक्सरसाइजेस करें और खाना पीना अपना ठीक रखें, गलत चीज़ें ना खाएं, नींद अपनी पूरी करें, और एक स्केड्यूल होना चाहिए सोने जागने का,
क्योंकि आपका अगर हम याद रखें कि सोने का एक बायोलॉजिकल टाइमर होता है, और ये अगर आप बार बार डिस्टर्ब करते हैं तो ये आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करेगा, और अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो फिर इमोशनली भी एक तरह से आपको ये डिस्टर्ब रखेगा। अगर आप का बॉडी खुश है, हैप्पी है, तो यकीन रखें कि आप स्टेबलाइज है, और अगर आपका बॉडी जो है वो अनहैप्पी है, वेल स्टेबलाइज नहीं है, तो फिर यकीनन वो जो है आपको डिस्टर्ब रखेगा और इमोशनली भी आपको प्रॉब्लम्स पेश करेगा। एक और पॉइंट यहाँ पे कि इमोशंस जो हैं ये कोई मौसम नहीं होते। आप इनको ऐसे ना समझें कि जब चाहे तो बादल एकदम से आ गया और जब चाहे तो धूप निकल आई। ये बिल्कुल कॉन्शियस एफर्ट होती है। आपका ब्रेन उस वक्त जाग रहा होता है कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप बहुत गुस्से में भी किसी की तरफ बढ़ रहे हैं या बहुत खौफ के अंदाज में भी किसी की तरफ भाग रहे हैं या हेट कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके ब्रेन को ये पता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो तावक्त तक एक बहुत ही खतरनाक लिमिट, जिसको मैं धुआं कहता हूँ, कि आपके ब्रेन में धुआं भर जाए, जो बहुत ही एग्रेसिवनेस और एक इमोशनल स्टेट, इम्पल्सिव स्टेट आ जाती है। अदरवाइज आपको ये पता होता है कि ये मेरा एक कॉन्शियस एक्शन है और ये आपका अपना फैसला है कि मैं इसको कंट्रोल करूं या ना करूं। और ये जो कंट्रोल करना है, ये मैंने आपको कहा कि ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप एक ब्रेन कमांड जो है वो डेवलप करेंगे। ब्रेन कमांड अगर डेवलप हो गई तो आप उस खास वक्त को, उस खास मोमेंट को ब्रेक कर सकते हैं। खुदा न खास्ता इस किस्म की सिचुएशन हमने बहुत दफा अखबारों में देखी कि एक मोमेंट होता है, एक लम्हा होता है जिसमें एक शख्स जो है किसी दूसरे को कत्ल कर जाता है और फिर वो सारी उम्र बैठ के रोता है जेल में कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उस एक मोमेंट को आपने ब्रेक करना है और उसके लिए फिर आप इसको इमोशंस को मौसम की तरह ना समझे कि जब चाहे तो हवा चल पड़ी और जब चाहे तो बादल आया, जब चाहे बारिश बरसी और जब चाहे तो धूप निकले। ऐसा नहीं, ये आपके कॉन्शियस एक एफर्ट, कॉन्शियस एक एक्टिविटी है और इसमें सोच समझ के आगे बढ़ना है। फिर थोड़ा सा इसमें एक पॉजिटिव पहलू ये आ जाता है कि जब भी आप कोई इस तरह का एक एक्सपीरियंस होता है, अगर तो आपसे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर वो एक बैड एक्सपीरियंस है। इसमें पॉजिटिव चीज़ है कि हमेशा एक बैड एक्सपीरियंस जो है वो एक आपको बहुत अच्छा लेसन देके जाता है, लेकिन इस लेसन गेन करने में अगर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो ये जिंदगी भर का एक मसला बन जाता है। तो ये एक छोटी सी एक पॉजिटिव बात जरूर है कि ये हमेशा एक अच्छा लेसन देता है और आइंदा के लिए आपको वार्न कर देता है कि इस तरह ना हो। एक तरह से लेसन होता है कि आपको एक लिमिट बता देता है, लेकिन कोशिश करें कि उससे पहले आप अपने आप को इमोशनली स्टेबलाइज करें। और ये जो लर्निंग का तरीका है, ये यूं समझे कि जिंदगी का एक सबसे सख्त अंदाज है किसी भी लर्निंग करने का। एक और बहुत अच्छी टिप जो है वो है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ थॉट्स, यानी अपनी जो थिंकिंग पैटर्न है, जो आपकी ओवरऑल थॉट है, लाइफ थॉट है, इनको आप कंपार्टमेंट्स में रखें। जैसे एंड्रॉयड में हर एक के एक टैग्स होते हैं, हर एक के बटन्स होते हैं और उसके अंदर एक एक चीज है, कोई एक जो है फाइल दूसरे में मिक्स नहीं होती। इसी तरह अपनी थॉट्स को आप कंपार्टमेंट्स में रखें कि जिस जगह के लिए जो थॉट्स चाहिए वो उस कंपार्टमेंट से उठाई और वहां पे अप्लाई की। और जितना आप कंफ्यूज रहेंगे, जितनी आपकी थॉट्स मिक्सअप होंगी, आपको उसका इस्तेमाल करना और एक सही जगह पे उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि अपनी लिमिट्स को वेल डिफाइन रखें। आप अपनी जो थिंकिंग लिमिट्स है इनको जब क्लियर रखेंगे और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होंगे तो ये बहुत आसानी से आपका जो ब्रेन का रैम है उठा के उसको उस सिचुएशन में लेके आएगा। और अगर आप को ये चीजें कंफ्यूज कर रही हैं या आप एक कंफ्यूज स्टेट में हैं और चीजें क्लियर रही हैं, तो शायद फिर आपकी रैम जो है एन मौके पे जब उसकी जरूरत है, एन क्रिटिकल सिचुएशन में जब उसकी जरूरत है, तो शायद आपकी रेंज जो है वो भी ये फैसला ना कर सके कि किस चीज को उठा के तो बाहर पेश करना है। याद आ जाए कि मैंने एक अपने सेशन में ये कहा था कि ISSB असल में आपके ऑप्शंस के सही इस्तेमाल का नाम है, यानी किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होना चाहिए, राइट ऑप्शन फॉर द राइट सिचुएशन।
ये नाम है ISSB का, और जो ये काम सही कर लेगा तो वो सेलेक्ट हो सकता है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी मैं ये कहूँगा कि चीज़ें जब आपके माइंड में क्लियर होंगी तो आपकी रैम के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा कि किस चीज़ को उठा के राइट जॉब के लिए एक राइट टाइम पे क्या चीज़ पिक करनी है और फिर उसको पेश करना है। ये जो डिफ्रेंसिएशन आप अगर अपने ब्रेन में करके रखते हैं तो ये आपको एक तरह से एक्शन प्लान मुहैया करेगा, और जब आपके पास किसी भी चीज के लिए वे आउट हो, निकलने का रास्ता मौजूद हो, एक स्टैंड बाय एक्शन प्लान मौजूद हो, तो फिर शायद आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहेंगे। थॉट्स की कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है ये एक तरह से आपको वेल डिफाइंड ऑप्शंस दे देती है, और फिर आपको किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से निकलना आसान हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं उसमें इमरजेंसी एग्जिट के निशान और रास्ते बताए गए होते हैं, और खुदा न खास्ता जब इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो लोगों को क्लियर पता होता है कि यहाँ से एग्जिट हो सकती है। और आप सोच के देखें, अगर ये चीज़ मुहैया ना की जाए, ये इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो और इस तरह का कोई हैजर्ड हो जाए, तो शायद लोग बहुत अफरा तफरी में इधर उधर भागेंगे और बहुत सारा नुकसान कर लेंगे। तो इस कंपार्टमेंटलाइजेशन का ये फायदा होगा कि आपके पास एक स्टैंड बाय एक्शन प्लान होगा, और किसी भी सिचुएशन को मीट करने के लिए वो आप पहले से वेल डिफाइन करके रखें कि जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो मुझे यूं करना चाहिए, ये सिचुएशन होगी तो मेरे पास ये वे आउट है। जब आपके पास वे आउट क्लियर नहीं है तो फिर आप किसी भी किस्म की हैजर्डनेस की तवक्को कर सकते हैं। और इसका एक फायदा ये भी होगा कि जब आपके पास एक वे आउट है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, और आप अंदर से काम होंगे, कूल होंगे, और आपको पता होगा कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो मैं उसको इस तरह से हैंडल कर सकता हूँ। ISSB में भी आपसे जब सवालात पूछे जाते हैं, एक से बढ़ के एक अजीबोगरीब सवाल आप पर डाला जा सकता है, तो जब आप वेल डिफाइंड होंगे और अपने आप को क्लियर माइंडेड रखेंगे तो उम्मीद है कि हर मुश्किल सिचुएशन के लिए आपके पास कोई ना कोई सलूशन जरूर मौजूद होगा। एक अच्छा गुमान और पॉजिटिव थिंकिंग सूरह हुजरात में भी है कि आप अच्छा गुमान रखें, और बहुत सी बदगुमानी जो है वो गुनाह के जुमरे में आती है। तो आप देखें कि हमारा मजहब भी इन सारी बातों की बड़ी अच्छी गाइडलाइन देता है। पॉजिटिव थिंक करें, यानी इसमें एक और चीज़ ये हो सकती है कि आप ऑप्टिमिस्ट रहें, आप पुरुम्मीद रह के ज़िंदगी गुजारें, और हर चीज़ में से अच्छाई के पहलू तलाश करने की कोशिश करें। आपने देखा कि किसी भी तस्वीर के दो रुख हो सकते हैं, आप चाहें तो उसमें से अच्छाइयाँ तलाश कर लें, आप चाहें तो उसमें से खराबियाँ तलाश कर लें। पॉजिटिव ब्रेन या पॉजिटिव थिंकिंग का साइन ये है कि जो भी सिचुएशन आती है उसमें अगर आप पॉजिटिव वे आउट निकालते हैं तो वो एक तरह से आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का साइन है। और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो इमोशंस को काम डाउन करती है, इमोशंस को अच्छा कंट्रोल देती है। इसके मुकाबले में जो नेगेटिव थिंकिंग है एक तरह से वो इमोशंस को कंट्रोल करने में नाकाम होती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग करें, कोशिश करें, इसकी हैबिट डेवलप करें, और जितने भी अच्छाइयों के और पॉजिटिवनेस के जितने भी पहलू अच्छे हो सकते हैं उनको सोच के रखें, एक दफ़ा एनालाइज ज़रूर करें। सोशली आपको बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए, और कनेक्शंस, अपने सोशल कनेक्शंस बहुत अच्छे रखने चाहिए, लोगों से मिलते रहें। मिलने जुलने से आपको एक तो टैकलिंग जो है एक तरह से स्किल्स आपके इम्प्रूव करेंगे, और वैसे भी ये कहा जाता है कि जब आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब और बीमार होते हैं तो आप सबसे पहला आपका रिस्पांस जो है वो ये है कि आप आइसोलेशन में जाते हैं, आप अकेले अपने आप को कर लेते हैं। और सोशल होने का मतलब भी यही है कि आप इमोशनली भी हेल्दी हैं और साइकोलॉजिकली भी आप। अब सोशल कनेक्शंस में फिर आगे हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सोसाइटी में हर तरह के लोग मौजूद हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और पॉजिटिव थिंक करने वाले भी हैं और नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऑप्टिमिस्ट किस्म के लोग, जो पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोग हैं, उनके आप करीब करीब और एनवायरनमेंट में रहें। खास तौर पे वो लोग जिन्होंने लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, जो बड़े मोटिवेटेड हैं और इमोशनली बड़े स्टेबल हैं, उनसे आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। खास तौर पे एक अच्छे मेच्योर्ड लाइफ का जो शख्स होता है
एक इंडिविजुअल होता है वो आमतौर पर उसकी थिंकिंग बड़ी जो है कूल और काम और रैशनल होती है। तो कोई इस तरह का आपके सामने इमिटेशन के लिए फिगर मौजूद हो और वो आपके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा करेगा और आप भी उसको देख के तो कोशिश करेंगे कि इमोशनली मैं अपने आप को कैसे ठीक रख सकता हूँ। इमिटेशन या जो नकल जो आपके माहौल में अच्छी चीज़ें मौजूद हैं या जो भी चीज़ मौजूद है उसमें ये एक अनकॉन्शियस अमल है कि आप उसकी नकल करते हैं। तो जितने आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग मौजूद होंगे तो आप अनकॉन्शियसली उनकी इमिटेशन करेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़ात का आपकी पर्सनैलिटी का जो है वो हिस्सा बनेगा। और अगर इसके बरक्स आप लोगों के साथ रहेंगे तो आपने इसमें बहुत से मुहावरे आपने सुने होंगे कि वो फिर वैसा ही रंग आपके ऊपर चढ़ेगा कि जो जिस रंग में आप रहेंगे। सोशली कनेक्शन इसलिए भी बहुत अहम है कि आप अकेले जो है शायद एक अगर खराबी या कोई डिमेरिट या मसला कोई आपके साथ दरपेश है तो वो अकेले को संभालना मुश्किल हो। इसके मुकाबले में ग्रुप जो है या सोशल ग्रुप जो है वो आपको भी बहुत सारी लर्निंग देता है और आप बहुत सारे काम जो है उनको देख के तो ठीक करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव लोगों के ग्रुप में आप रहें और इस तरह आप एक अनकॉन्शियस इमिटेशन से अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। बाज़ दफ़ा एक पर्सनैलिटी का ये कुदरती एक फीचर बन जाता है कि वो बहुत इमोशनली एग्रेसिव होते हैं या इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके फिर उनको ये फैसला करना चाहिए कि मैंने टॉलरेंस सीखनी है, मैंने बर्दाश्त सीखनी है। फिर मैं कहूँगा ये कॉन्शियस एक अमल है और आप सोच के तो आगे बढ़ेंगे तो यकीनन इस पे काबू पा सकते हैं। और अगर नहीं सोचेंगे तो फिर शायद सारी उम्र इसी तरह आपको गुजारना पड़ जाए। आप ये फैसला करें कि मैंने ये करना है और फैसला करने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आपको आसपास से मिल जाएंगी और उन पे आप अमल करेंगे तो यकीनन आप इस प्रैक्टिस से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी होती है कि एक शख्स जो है वो किसी न किसी सूरत हाल का डिपेंडेंट होता है, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। चाहे वो सिचुएशन का डिपेंडेंट हो, चाहे किसी फर्द का डिपेंडेंट हो। आपकी आज़ादी जो है वो आपको इमोशनली जो है कूल करती है, हेल्दी करती है। और अगर आप आज़ाद नहीं हैं और किसी के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो आपके लिए इमोशनल इंस्टेबिलिटी का बायस होगा। तो कोशिश करें कि कोई चीज़ आपकी बहुत मजबूरी बनी हुई है और आप एक तरह से उसके कंट्रोल में हैं तो कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट बने और उन चीज़ों से आज़ाद हों। क्योंकि आज़ाद एक शख्स की जो सोच है उसमें और जो एक शख्स किसी चीज़ का डिपेंडेंट या काबू में है तो उसका वो बड़ी इरिटेशन पैदा करता है और ये जो इरिटेशन है ये आपकी एक तरह से इमोशनल डिस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम जब भी किसी को बीमार देखते हैं, कोई मसाइल में देखते हैं तो हम फौरन उसको मशवरा देना शुरू कर देते हैं और उसको बहुत सारी टिप्स बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद ये हम अपने साथ नहीं करते। ये बड़ी अजीब बात है। आप सोच के देखें कि हमें भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, हमें भी ये इमोशनल स्टेबिलिटी का मसला हो सकता है। तो इसमें क्यों ना हम अपने आप को मशवरा दें, क्यों ना हम अपने आप से बात करें और अपनी ट्रीटमेंट करें। जब आप दूसरों के लिए, अपने प्यारों डियर्स के लिए टाइम और एफर्ट करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या ख्याल है कि जब हमें इस तरह के कोई मसाइल दरपेश हो तो क्या हमें अपनी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए? तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे बढ़ के तो पहले अपनी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अपने आप से बात करनी चाहिए, अपने आप को महसूस करना चाहिए कि ये मसला है और ये मैंने ठीक करना। तो जब आप अपनी हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे तो शायद फिर तभी आप दूसरों की हेल्प कर सकें। अगर आप अपनी हेल्प और अपनी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटी सी और पॉजिटिव चीज जो है वो ये है कि वक्त जो है वो भी एक हीलर होता है और आमतौर पे जो मेच्योरिटी फैक्टर है ये वक्त के साथ आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है। तो हम देखते हैं कि जो एक क्राइसिस एज है, टीन एज जिसको कहते हैं, इसमें इमोशनली डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव करती है। तो मैं कहूँगा कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्त जो है वो भी आपको इमोशनली स्टेबल कर देता है।
इमोशनली स्टेबल होने के लिए कुछ फिजिकल ऐसी चीजें हैं कि अगर आप करते हैं तो वो आपको इम्प्रूव करा देती हैं। जैसे एक्सर्शन जो है, एक मुनासिब अंदाज में एक डाइट के साथ प्लान करके अगर आप एक्सर्शन करते हैं तो ये भी आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। खासतौर पे इवनिंग में या किसी भी टाइम में जब आप ग्रुप में खेल रहे हो, जैसे कि फुटबॉल टीम है या कोई भी किसी गेम की टीम है, उसमें जब आप खेलते हैं और उसमें जब क्राइम करते हैं, उसमें जब आप चीखते हैं, पास लेना, पास देना और थोड़ी छोटी मोटी झड़प हो जाना, ये सारा एक तरह से इमोशनली स्टेबल करने का एक सीन है। और कोशिश करें कि कोई ऐसी सिचुएशन आपको हर रोज मुहैया हो जाए कि जिसमें आप खेल सकें और एक्सर्ट कर सकें और जहां पे आप क्राई भी कर सकें, जहां पे आप चीख भी सकें और जोर जोर की आवाजें लगा के तो आप अपने अंदर का जो एक वेंटिलेशन है उसको एक्सरसाइज कर सके। इससे आपको बहुत फायदा होगा। मेडिटेशन या बाज टर्म्स में इसको योगा भी आप कह सकते हैं कि जैसे बहुत किसी मुनासिब टेम्परेचर के मकाम पे कूल और काम आंखें बंद करके बिल्कुल अंधेरा करके कुछ देर बैठना, ये आपको बहुत फायदा दे सकता है। 10 या 15 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप बिल्कुल हर तरह के ख्यालात से अपने जहन को खाली करके बैठते हैं आंखें बंद करके और सिर्फ थोड़ा बहुत अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो ये आपको इमोशनली बैलेंस करने में मदद देगा। इसी तरह ग्रीन ग्रासी ग्राउंड्स में या ग्रीन जो जगह हैं वहां पे स्लो वॉक करना, आहिस्ता आहिस्ता चलना और ठहर ठहर के हर एक पौधे को देखना या हर जो है छोटी मोटी चीजों को ऑब्जर्व करना, ये चीज आपके अंदर बहुत एक ठहराव पैदा कर सकती है। तो अगर इस तरह की कोई सुबह सवेरे सिचुएशन हो सकती है कि आप कहीं ग्रासी ग्राउंड में जाके ग्रीन सारी सिचुएशन को देखें और वहां पे छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, उन पर गौर करें, तो ये भी आपके अंदर एक इमोशनली स्टेबिलिटी इम्प्रूव करा सकती है। आखिरी टिप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहले भी एक सेशन में मैंने ये बताया था कि ISSB में एक टर्म हमने इस्तेमाल की थी, गिव अप करना। गिव अप करना जो है ये क्राइम से कम नहीं है। यानी अगर किसी तरह भी आप ये साइन शो करते हैं कि आप गिव अप करने वाली पर्सनैलिटी हैं तो आप कभी भी चाहे जितना अच्छा परफॉर्म कर लें आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। आपने ये स्टेट इम्प्रूव करनी है, क्योंकि अगर आप ये इम्प्रूव नहीं करते तो आप किसी भी सिचुएशन में जब आप इमोशनल क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं तो आपके पास एक टूल जो है इस सिचुएशन से निकलने का, वो गिव अप होता है। और अगर आप इस तरह की कोई भी साइन ISSB के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें देते हैं तो इसका यही मतलब होगा कि आप इमोशनली साउंड नहीं हैं। और दूसरा गिव अप का मतलब यही है कि आप हार जाते हैं, आप कंप्रोमाइज कर जाते हैं और आप सिचुएशन को फेस करने से कासिर हैं। तो ये बेसिकली इसका जो एसेंस होता है वो पेसिमिज्म होता है, यानी एक तरह से नाउमीदी इसका असल एसेंस होता है। और नाउमीदी एक नेगेटिव थिंकिंग है, एक नेगेटिव चीज है। ये तमाम चीजें मिलके आपका बहुत एक बुरा इंप्रेशन इवेल्युएटर को दे सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है इस तरह की थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ना करें और पेसिमिस्ट ना बने, बल्कि आप ऑप्टिमिस्ट हों और जो है एक पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए जो आपको एक असाइनमेंट या जो एक्टिविटी दी गई है उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में करके दिखाएं और किसी भी तरह गिव अप का साइन ना दें। तो ये मैंने बहुत सारी आपके सामने टिप्स और सॉल्यूशंस पेश किए हैं। शायद अगर आप गौर नहीं करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है और ये आम सी बातें हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये जैसे गली मोहल्ले में चलते हुए दोस्त आपस में बात करते हैं शायद, लेकिन शायद ऐसा ही हो कि ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन तमाम बातों पे गौर करना और गौर करने के बाद फिर उनको अप्लाई करने की कोशिश करना। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन टिप्स में से कुछ पे भी अमल कर लेते हैं तो यकीनन आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल करने में कामयाब हो जाएंगे। आज तक आपने कभी इमोशनली स्टेबल होने के लिए कभी इतनी टिप्स एक जगह पे सुनी या देखी नहीं होंगी।
अगर आपको ये अच्छी लगी हैं तो ज़रूर इन पे अमल करें और इन पे गौर करें और दूसरों को भी बताएं। इंशाल्लाह इसका ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पे जो ISSP का प्रोसेस है उसमें तो यकीनन ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत जो है हेल्प करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अपनी ओपिनियंस और अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करें। जो आपको चीज़ें ठीक नहीं लगती वो ज़रूर हमें पॉइंट आउट करें ताकि उसको नेक्स्ट वीडियोस में हम माइनस करें। अपना ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।